तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इस वीडियो के बाद स्टूडेंट्स आपको पता चलेगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम इसको डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, तो इस इमेज की हेल्प से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि इसमें ये क्या है, एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहा है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये साइकिल कब तक चलती रहेगी? जब तक ये पेडल के ऊपर फोर्स लगाते रहेंगे हम, है ना, तब तक ये साइकिल मूव करती रहेगी। जैसे ही हम पेडल के ऊपर फोर्स लगाना बंद करेंगे, साइकिल क्या हो जाएगा, रुक जाएगी। या फिर हमें साइकिल को एकदम से रोकना है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगानी पड़ेगी। इट मीन्स अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, मोशन में लेकर आना है, तब भी हमें फोर्स लगानी पड़ रही है। और अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रोकना है तब भी हमें फोर्स लगानी पड़ रही है। बिना फोर्स के कोई काम नहीं हो रहा। ऐसे हम और भी कई एग्जांपल दे सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है। क्लियर? जैसे अब ये गाड़ी है, इसको उठाने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, क्रेन का। और अगर इस गाड़ी को हमने नीचे उतारना है, फिर भी किसका यूज़ करना पड़ेगा, क्रेन का। मतलब फोर्स तो लगानी पड़ेगी, बिना फोर्स के तो काम होगा नहीं। दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यही न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बोला था स्टूडेंट्स, क्या, अ बॉडी doesn't change its position either in rest or motion until an external force applied on it। ये कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, चाहे बॉडी रेस्ट में हो, रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही, चाहे बॉडी मोशन में है, चल रही है। हमें बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है। डेट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट, डेली लाइफ में ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जिसको करने के लिए हमें फोर्स ना लगानी पड़े। ठीक है, हमें छोटे से लेके बड़ा काम तक हर काम को करने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, और इसको हम कितना यूज़ करते हैं अब आप समझ ही रहे हो कि हमारी डेली लाइफ में बिना फोर्स के हम कोई काम कर ही नहीं सकते। उठने बैठने में, खाने में, पीने में हम कितनी जगह यूज़ करते हैं फोर्स का। ठीक है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, विदाउट फोर्स एक्सरसाइज नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, विदाउट फोर्स ना तो आप गाड़ी को चला सकते हो, ना स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, ना अपने हैंड्स को, मतलब अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को आप मूव भी नहीं करवा सकते विदाउट फोर्स। तो आपको छोटे से काम से लेके बड़े काम तक क्या करना पड़ता है, फोर्स का यूज़ करना पड़ता है। दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोमेंटम। स्टूडेंट्स, वी हैव टू व्हीकल्स, बोथ आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, ये दोनों व्हीकल्स सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें इन व्हीकल्स को रोकना हो तो हमें किस व्हीकल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी? कार को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या साइकिल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, साइकिल को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि इसका मास क्या है, कम है। और कार को रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि इसका मास क्या है, ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इसी टॉपिक के ऊपर बात करनी है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो स्टूडेंट, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या लिखते हैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर हम किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा वो मोमेंटम। मोमेंटम को हम स्टूडेंट्स पी से लिखते हैं। पी इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम। ओके, एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, मोमेंटम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट्स, अगर हम मोमेंटम की यूनिट की बात करें तो देखो, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम, केजी से हम इसको लिखते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ओके स्टूडेंट, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अगर हम मोमेंटम की सीजीएस यूनिट की बात करें स्टूडेंट, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की? देखो, किलोग्राम की सीजीएस यूनिट क्या होगी, ग्राम। मीटर को हम सीजीएस में लिखते हैं सेंटीमीटर, और सेकंड इनवर्स। ओके, दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर हम किसको बोलते हैं, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो डायरेक्शन को भी बताए। ठीक है, तो जो मोमेंटम है वो हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, तो हम मोमेंटम को क्या बोलते हैं, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो, मोमेंटम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरो का साइन डाल सकते हैं हम पी के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, पी क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि मोमेंटम के फॉर्मूले में क्या यूज़ कर रहे हैं, वी, वेलोसिटी। वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर, तो मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम ऐसे एरो भी लगा सकते हैं पी के ऊपर क्योंकि मास तो स्केलर है। ठीक है, और वेलोसिटी के ऊपर भी हम एरो लगा सकते हैं। दिस बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। ओके,
तो स्टूडेंट्स मोमेंटम क्या है बेसिकली, आप सिंपल इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट हैज़ मोमेंटम। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें क्या होगा, मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा मूविंग बॉडी के अंदर होगा, क्योंकि इसमें क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी कब होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यही अगर हम इन एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो, जो कार है इसकी वेलोसिटी तो सेम है, साइकिल की वेलोसिटी और कार की वेलोसिटी तो सेम है, बट अगर मास की बात करें तो कार का मास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू साइकिल। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है कार का मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। एंड मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर हम मोमेंटम की बात करें तो दोनों में से मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, कार का, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। वेलोसिटी सेम है दोनों की, बट मास इसका ज़्यादा है, इस वजह से इसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। डज अ स्टेशनरी बॉडी हैज़ मोमेंटम। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो क्या उसके अंदर मोमेंटम होगा। स्टूडेंट्स एज वी नो मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और अगर बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट हमारा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में हम वी को क्या पुट कर दे, ज़ीरो। तो देखो मोमेंटम क्या बन जाएगा हमारे पास, पी इज इक्वल टू एम इंटू ज़ीरो, और आंसर क्या आ गया हमारे पास, ज़ीरो। इट मीन्स मोमेंटम इज ज़ीरो। इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो। इट मीन्स इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट डजेंट हैज़ मोमेंटम। बॉडी के अंदर मोमेंटम नहीं होगा अगर बॉडी रेस्ट में होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स चलो अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। स्टूडेंट दिस इज एन व्हीकल एंड दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी यू। ये एक व्हीकल है जो वेलोसिटी u से मूव कर रहा है एंड m इज द मास ऑफ दिस व्हीकल। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस व्हीकल का मोमेंटम लिखना चाहें तो मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है, मोमेंटम। स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया, इस व्हीकल की हमने स्पीड को चेंज कर दिया, हमने इसको और ज़्यादा रेस दी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो अब ये डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसको हम ले लेते हैं v। अब ये व्हीकल जो है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो अब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी। तो हम इसको मान लेते हैं दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस व्हीकल एंड दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस व्हीकल। तो हम चेंज को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, व्हाट इज द चेंज ऑफ मोमेंटम, कैसे लिखते हैं हम फिजिक्स में, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू। और स्टूडेंट्स अगर हम इसको लिखना चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू रेट बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डिवाइडेड बाई टी। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। देखो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स यही न्यूटन सेकंड लॉ है कि जो फोर्स है, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम m को कॉमन ले लें तो देखो रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, m ब्रैकेट में v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। और स्टूडेंट्स हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलेरेशन का। तो हम अगर इसकी जगह एक्सेलेरेशन पुट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। और अगर हम यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लिखना चाहें, डायरेक्टली का साइन हम यहाँ से हटा देंगे, हम क्या लिखेंगे, इक्वल का साइन। उसके लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं, उसको हमने 1 ले लिया तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आ गया, एम ए। दिस इज द मोस्ट फेमस फॉर्मूला ऑफ फोर्स, और ये हमारे पास कहाँ से आता है स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकंड लॉ से। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए। इट मीन्स फोर्स जो है वो किस किस पे डिपेंड करती है, मास एंड एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मास इंक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज। अगर एक्सेलेरेशन इंक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज। स्टूडेंट्स सपोज अगर आप किसी को 5 kg के पत्थर से मार रहे हो, ठीक है, और एक आप किसी को 10 किलो के पत्थर से मार रहे हो, तो चोट किससे ज्यादा लगेगी, 10 kg से या 5 kg से। ऑब्वियसली स्टूडेंट 10 kg के पत्थर से ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है, तो इसकी फोर्स भी ज्यादा होगी, चोट ज्यादा लगेगी। तो इसी तरह से जैसे हमने मास को इंक्रीज किया तो फोर्स भी क्या हो गई, इंक्रीज। इट मीन जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है हाउ स्विमर मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द स्विमर पुशेज द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब स्विमर फोर्स लगा रहा है वाटर पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, डेट इज कॉल्ड एक्शन। हाउ स्विमर मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन स्टूडेंट्स, आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि वाटर अप्लाइड फोर्स ऑन द स्विमर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, डेट इज कॉल्ड रिएक्शन। ओके, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स स्विमर मूव्स फॉरवर्ड। तो स्टूडेंट्स स्विमर ने वाटर को पुश किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, डेट इज कॉल्ड एक्शन बाय द स्विमर,
एंड वाटर पुशेस द स्विमर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इसी को ही हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक और। स्टूडेंट, जब हम मूव करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ तो हम अपने फुट से बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, डेट इज कॉल्ड एक्शन। और अर्थ हमारे ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, मतलब अर्थ जो है हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है, डेट इज कॉल्ड रिएक्शन। स्टूडेंट्स, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों अपोजिट बॉडी पर होते हैं। इट मीन्स हमने एक्शन किया अर्थ के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में और अर्थ ने हम पर रिएक्शन किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम मूव कर पा रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, हमने जो एक्शन किया वाटर पर, ठीक है, हमने वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, डेट इज कॉल्ड एक्शन। और वाटर ने क्या किया, हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई की, डेट इज कॉल्ड रिएक्शन। और हम कहाँ मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, और एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट हम इसमें। और हमारे पास क्या एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, जब हम साइकिल से मूव करते हैं तो साइकिल के जो व्हील्स हैं, ठीक है, कोई भी व्हीकल हो स्टूडेंट, हम किसी भी व्हीकल की बात कर सकते हैं यहाँ पर। जब भी कोई व्हीकल मूव करता है तो जो व्हील्स अर्थ सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, डेट इज कॉल्ड एक्शन। तो उससे क्या होगा, जो अर्थ है व्हील्स के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, डेट इज कॉल्ड रिएक्शन। यहाँ पर भी क्या है स्टूडेंट्स, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर। अगर हम गन की बात करें स्टूडेंट्स, जब गन से बुलेट फायर होती है तो गन बुलेट के ऊपर क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है, डेट इज कॉल्ड एक्शन। और बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बुलेट जो है वो भी क्या करेगी, गन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, है ना। तो हम देखते हैं कि जब हम शूट करते हैं गन से, कोई भी शूट करे तो गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन भी बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, डेट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल थे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो स्टूडेंट तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। Everyone, now we are going to study first equation of motion by graphical method. Okay, students, first equation of motion क्या है हमारे पास, v is equal to u plus at. Students, v क्या है यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t is टाइम हेयर। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन को प्रूफ करना है बाय ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है किस किस के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ओके, और ये ग्राफ किसके लिए है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट्स कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन। बट स्टूडेंट्स, हमने इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ से ड्रॉ नहीं किया जीरो से, हमने कहाँ से स्टार्ट किए, पॉइंट ए से। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो बॉडी है वो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिसको हम यू से लिखते हैं। क्लियर, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती फिर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते, ग्राफ को ऐसे जाती स्ट्रेट लाइन। बट हम ये बोल रहे हैं कि बॉडी की कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम ग्राफ को जीरो से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ से देखो इसको टाइम के साथ मैच कर दिया कि बॉडी ने कितना मोशन किया। क्लियर, तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से अगर हम ओ से सी तक की बात करें, ये क्या है, टाइम पीरियड। क्लियर, टी। तो अगर हम ए बी देखें, ये भी टी होगा सेम। ए ओ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू, और ओ डी ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिसको हमने किससे लिखा है, वी से। क्लियर, तो ए ओ और बी सी इक्वल होंगे, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, यू। स्टूडेंट्स, हमें ई बी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो ई सी ये पूरा क्या है, वी फाइनल वेलोसिटी, बी सी ये कितना है, यू इनिशियल वेलोसिटी। तो ई बी क्या होगा, देखो ई सी माइनस बी सी। क्लियर, तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ई बी कितना आ जाएगा, वी माइनस यू। क्लियर, ई सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ई बी वी माइनस यू। तो ये तो हमारे पास आ गई कुछ टर्म्स। अब हम बात करते हैं कि देखो इक्वेशन को कैसे प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एज वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो रेट ऑफ चेंज कैसे लिखते हैं, वी माइनस यू। क्लियर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन को हम ए से भी लिख सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अब देखो यहाँ से अगर हमें वी माइनस यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। और हमें ये इक्वेशन प्रूफ करनी है तो क्या करेंगे,
रीअरेंज कर देंगे इस इक्वेशन को, u को इधर ले आएंगे और u इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसको हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो यही हमने ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना था, जो हमने कर लिया। देखो वेरी इजी, सिर्फ हमने एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लगाया। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज को हम कैसे लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, डिवाइडेड बाय टाइम। बस फिर उसके बाद हमने क्या किया, रीअरेंज किया जस्ट इस इक्वेशन को और हमारे पास रिजल्ट आ गया। Everyone, now we are going to start second equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square। स्टूडेंट्स, सेम ग्राफ हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए भी ड्रॉ किया था। क्लियर? ग्राफ किस किस के बीच में है, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और ग्राफ किसके लिए है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए। क्लियर? तो स्टूडेंट्स s जो है वो किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इट मीन्स s को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट करके पोर्शन बता देती हूँ कि इसके अंडर, ग्राफ के अंदर कौन कौन सा एरिया कवर हो रहा है। देखो अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, एक रेक्टेंगल। क्लियर? और ये कौन सी शेप बन रही है, ट्रायंगल। तो अगर हम दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एस, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। और यही हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलो हम पहले सबसे पहले इसके फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी ओ, ठीक, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। अब इनके फॉर्मूलेज पुट कर लेते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, 1/2 बेस इनटू हाइट। स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, ये ए बी। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, टी। और रेक्टेंगल की लेंथ कौन सी होगी, वो भी ये ए बी है। और ओ सी, हमें पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल। क्लियर? और ये क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल की ब्रेथ, ए ओ और बी सी बोथ आर इक्वल, जिनकी वैल्यू कितनी है, यू। क्लियर? तो चलो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं हम सबसे पहले। एस इज इक्वल टू, अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ क्या होगी रेक्टेंगल की, ए बी। आप यहाँ पर ए बी भी यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स, ओ सी भी ले सकते हो। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, ए बी इंटू ब्रेथ। वट इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ए ओ। ए ओ ले लो, चाहे आप बी सी ले लो, दोनों सेम है हमारे पास। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस, बेस क्या होगा ट्रायंगल का, ए बी, इंटू हाइट, हाइट क्या है, ई बी। क्लियर? चलो स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू पुट करें। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, टी। ए ओ कितना है हमारे पास, यू, प्लस हाफ। स्टूडेंट्स ए बी कितना है यहाँ पर, टी। क्लियर? और ई बी ये कितना है, वी माइनस यू। क्लियर? इस पूरे में से हमने u को माइनस कर दिया, तो ये बच गया हमारे पास इतना पोर्शन, ई बी वी माइनस यू। क्लियर? अब देखो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रूव किया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलेरेशन, ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलेरेशन। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज़ किया था। तो यहाँ से अगर हम v माइनस यू की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, v माइनस यू इज इक्वल टू, देखो t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ए टी। तो ये v माइनस यू की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं फर्स्ट। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v माइनस यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलो स्टूडेंट जल्दी से पुट करते हैं वैल्यू और देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास, यू टी प्लस हाफ टी, और v माइनस यू को क्या पुट कर दिया, ए टी। तो देखो t इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, बेस सेम है ना, तो इनकी पावर से ऐड हो जाएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यही स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन को प्रूव करना था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। आज हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। स्टूडेंट्स हमें पता है s जो है वो किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? तो एरिया देखो इसके अंदर कौन सा कर्व हो रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, ये वाला। ओके, इसको हमने येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर दिए। तो स्टूडेंट्स ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये शेप कैसी बन रही है, ट्रेपेजियम की शेप बन रही है। ओके, तो हम अगर हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लें तो हम एस फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस। तो देखो ट्रेपेजियम हमारे पास क्या बन रहा है, ए ओ सी ई। क्लियर? अब ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एस इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर हाइट। स्टूडेंट्स पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है इस ट्रेपेजियम में, ए ओ और ई सी, और परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ए बी। ये परपेंडिकुलर है इस ट्रेपेजियम के ऊपर, ये परपेंडिकुलर। ओके, तो देखो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। s इज इक्वल टू 1/2
सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स ए ओ प्लस ई सी, इनको प्लस कर दिया, इनटू परपेंडिकुलर हाइट, वो क्या है ए बी। ठीक, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/2 इंटू, देखो ए ओ की वैल्यू क्या है u इनिशियल वेलोसिटी, और सी ई कितना है हमारे पास, सी ई टोटल वेलोसिटी v, u प्लस वी आ गई इसकी वैल्यू, इंटू ए बी कितना है t, पुट कर दिया हमने। स्टूडेंट्स अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा था, उससे पहले चलो हम इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं। a इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन का, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ये कहाँ से हमने यूज़ किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम t की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगी t की वैल्यू, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस वी, और t की जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। स्टूडेंट्स अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2a को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2as, और यहाँ पर स्टूडेंट ये आइडेंटिटी बन रही है जो मैथ में यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर u हो गया a और हमारे पास b क्या है b, तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम क्या आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करनी थी स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और स्टूडेंट्स हम इसको पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन भी बोलते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ आया हो। स्टूडेंट्स अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस द शेप ऑफ अ बॉल, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जो बॉल की शेप को चेंज कर दे। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, क्या है वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, फोर्स। फोर्स अप्लाई करने से आप क्या कर सकते हो, बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हो, साइज को चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा इसका, फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफाइन टर्म फोर्स, वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत इजी लैंग्वेज में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। फोर्स क्या है, इट इज अ पुश और पुल। क्लियर, आप सिर्फ इतना भी लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज देखो इसमें क्या आंसर गिवन है, अ फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कोज और टेंड्स टू कोज अ मोशन in an object at rest or changes or tends to change the direction of motion of a moving object or the shape or size of the object. It means वो ये बोल रहे हैं कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप किसी बॉडी के ऊपर अगर अप्लाई करोगे तो क्या कर सकती है, फोर्स बॉडी की शेप को चेंज कर सकती है, साइज को चेंज कर सकती है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव करवा सकती है, और अगर बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकती है। ओके, बट अगर आप सिंपल भी लिखते हो, फोर्स को डिफाइन करते हो, इट इज़ अ पुश और पुल। ठीक है, विच कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, इतना लिखोगे इट्स ओके, तब भी ठीक है ये। ओके, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेज हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिफाइन बैलेंस फोर्सेज। बैलेंस फोर्सेज किसको बोलोगे स्टूडेंट्स, बैलेंस फोर्सेज क्या होते हैं, सपोज दिस इज अ बॉडी, अगर इस बॉडी पर आप इधर और इधर दोनों साइड इक्वल फोर्स लगा रहे हो, अगर आपने इधर भी 5 न्यूटन फोर्स लगाई है और इधर भी 5 न्यूटन, तो जैसे हम मैथ में करते हैं, इस साइड अगर आप डायरेक्शन प्लस लेते हो, इस साइड माइनस, तो कैंसिल, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, 0। तो इस तरह की फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। मतलब ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। तो बैलेंस फोर्स क्या है स्टूडेंट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। ठीक है, इट इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली, जो एक साथ किसी बॉडी के ऊपर लगे। ठीक है, तो उस तरह की फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। तो रिजल्ट क्या होगा उसका, 0, रिजल्ट विल बी 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, डिफाइन अनबैलेंस्ड फोर्सेज। अनबैलेंस फोर्स स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, देखो जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, हमने यहाँ पर क्या था, इक्वल फोर्स अप्लाई की। अब वही अगर हम एक बॉडी के ऊपर इधर लगा दे 6 न्यूटन फोर्स, इधर लगा दे 7 न्यूटन फोर्स, तो क्या होगा, अगर हम इधर 7 लगा देंगे, अब ये फोर्सेज कैसी हैं, अपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है। ठीक है, एक साइड डायरेक्शन अगर प्लस लोगे, दूसरी साइड माइनस, तो क्या आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ना, जैसे मैथ में सोल्व करते हो, +7 - 6 1 आएगा। ओके, तो रिजल्ट इसका 0 नहीं होगा। और बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा हो, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जब वर्क करती है, मूव करती है, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स मूव करती है। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, टू फोर्सेज ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखो अनइक्वल है, एक तरफ हमने 6 लगाया 6 न्यूटन फोर्स और एक तरफ 7 न्यूटन। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, दिस इज ओनली जस्ट फॉर एग्जांपल। आप एक तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगा दो, एक साइड 20 न्यूटन, मतलब दोनों साइड फोर्सेज इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो टू फोर्सेज ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्सेज। द रिजल्टेंट फोर्सेज ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेज
नॉन जीरो। तो जो इनका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नॉन जीरो, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन पोजीशन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसी फोर्स का नाम बताओ जो रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो क्या है वो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने बात की कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, ठीक है, तो कौन सी फोर्स लगती है, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स से तो नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, अनबैलेंस फोर्स। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉल इज मूविंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। एक बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉल। तो बॉल के ऊपर किस तरह की फोर्सेस लग रही हैं स्टूडेंट्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फोर्सेस कैसी होंगी, बैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखो, an unbalanced force is acting on an object, list two possible effects that will be caused in the motion of an object। स्टूडेंट्स, अगर किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है तो बताओ उसका इफेक्ट क्या होगा। टू पॉसिबल इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। देखो इसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज, कि मे बी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, मे बी शेप चेंज हो जाए, मे बी साइज चेंज हो जाए, या और क्या लिखे है, ऑब्जेक्ट मे बी एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड। ऑब्जेक्ट जो है वो भी उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, या फिर रिटार्डेड क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया। इनर्शिया क्या है स्टूडेंट्स, इनर्शिया की सिंपल डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, कि हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें बट बॉडी क्या करती है, उस फोर्स का विरोध करती है, अपोज करती है। बॉडी क्या चाहती है कि उसकी जो स्टेट है वो उसी में रहे। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। तो हम क्या बोलते हैं, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन आइदर इन रेस्ट और मोशन। तो क्या लिखे इसमें, द टेंडेंसी, ठीक है, ऑफ बॉडी टू अपोज any change in its state either in rest or uniform motion is called inertia। okay, next क्या है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द काइंड्स ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट, इसमें क्या है, काइंड ऑफ इनर्शिया मतलब इनर्शिया की टाइप्स की बात की है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक, पहले हमने इनर्शिया को डिफाइन किया है। यहाँ पर इनर्शिया क्या है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन। पोजीशन कोई भी हो, चाहे रेस्ट हो चाहे मोशन हो, बॉडी क्या करती है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स का विरोध करती है, अपोज करती है। अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करने से ना आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, वर्क पावर एंड एनर्जी। और मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसके अंदर कवर कर लेंगे, और आप देख भी सकते हो साइड बाय साइड कि इनके क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन सीबीएसई में कब कब आया हुआ है। 2010, 12, 15, 13, 15, 12 में, 10, 12 में, 11 में, मतलब सारे क्वेश्चन ही कैसे हैं, ये आपके लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो इनको ध्यान से करना स्टूडेंट्स। ओके, नेम द फिजिकल क्वांटिटी डेट मेजर इनर्शिया। स्टूडेंट, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जो इनर्शिया को मेजर करती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या है, मास। ठीक है, जो इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी ज़्यादा भारी है तो उसका इनर्शिया भी कैसे होगा, ज़्यादा। बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगी, इनएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बॉडी की। ओके, ऑन व्हाट फैक्टर डज इनर्शिया डिपेंड्स। वही क्वेश्चन आ गया, सेम, किस पे डिपेंड करता है इनर्शिया, मास पे। ठीक, दोनों का आंसर सेम है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10, 11। विच हैज़ मोर इनर्शिया। देखो स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड है, इनर्शिया के ऊपर। अ मैन और अ चाइल्ड, एक बच्चा है और एक आदमी है, ठीक है, सीनियर पर्सन है, तो उसमें से किसका इनर्शिया ज़्यादा है, किसका होगा। ऑब्वियस, अभी मैंने आपको बोला कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। ठीक है, तो मास किसका ज़्यादा होगा, मैन का। तो मोर इनर्शिया, मैन हैज़ मोर इनर्शिया एज कम्पेयर टू चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम। विच हैज़ हाईएस्ट इनर्शिया सॉलिड मेड ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील एंड वुड ऑफ सेम शेप एंड सेम वॉल्यूम। क्लियर, किसका इनर्शिया ज़्यादा है स्टूडेंट्स। देखो इसमें भी ये पूछा हुआ है कि अलग अलग मेटल्स के नाम दे दिया आपको। सॉलिड है वो किस किस का बना है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, स्टील का बना है, वुड का बना है, जिसकी शेप वॉल्यूम सेम है। तो ये बताओ इनर्शिया किसका ज़्यादा है। सॉलिड मेड अप ऑफ स्टील हैज़ द हाईएस्ट इनर्शिया। क्लियर, हैवी मेटल का नाम ले लिया कि जो सॉलिड स्टील का बना है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों, बिकॉज इट्स मास इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम एंड
वुडन सॉलिड, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है स्टील का, डेट्स वाई इसका जो इनर्शिया है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज टू रजिस्ट अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी। देखो स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी इनर्शिया के ऊपर, कि एक ऐसी प्रॉपर्टी का नाम बताओ जो क्या करती है, वेलोसिटी का विरोध करती है, अपोज करती है। तो वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास इनर्शिया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज टू रजिस्ट अ चेंज इन देयर वेलोसिटी। इनर्शिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन अ टग ऑफ वॉर द रोप डजंट मूव इन एनी डायरेक्शन, व्हाई। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं, टग एंड वॉर एक गेम में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से टीम फोर्स लगा रही है, इधर भी टीम फोर्स लगा रही है, ठीक है, और इधर भी। तो बॉडी किस साइड, बॉडी किसी भी डायरेक्शन में वो कह रहा है मूव नहीं कर रही, बॉडी डजंट मूव इन एनी डायरेक्शन, व्हाई। स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे बात की बैलेंस फोर्स। ओके, जब दोनों साइड से फोर्स इक्वल होगी तो बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। ओके, अगर इधर भी 20 न्यूटन फोर्स हो जाए, इधर भी 20 न्यूटन, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो दीज फोर्सेज आर कैंसल, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द बॉडी, बॉडी मूव नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ड्यू टू बैलेंस फोर्सेज, बिकॉज बैलेंस फोर्सेज एक्ट ऑन द रोप, ठीक है, बोथ द टीम्स अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑन द रोप, दैट्स वाई रोप डजंट मूव इन एनी डायरेक्शन। ओके, आप सिंपल इसका आंसर अगर ये बताते हो कि ड्यू टू बिकॉज ऑफ बैलेंस फोर्सेज, तब भी ठीक आएगा। ठीक, विच वन हैज ग्रेटर इनर्शिया, किसका इनर्शिया ज़्यादा है स्टूडेंट्स। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया मैन एंड चाइल्ड वाला, अभी एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पर, अ स्टोन ऑफ मास 1 kg और अ स्टोन ऑफ मास 5 kg। वेरी इजी स्टूडेंट्स। अब मुझे लगता है कि आप बच्चे मुझे आंसर दे सकते हो, और जो जो बच्चे इसका आंसर देना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना क्या होगा इसका आंसर। वैसे आंसर आपको यहाँ मिल चुका है, ठीक है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। ओके, लिखो भाई ये, तो किसका ज़्यादा होगा, 5 kg स्टोन हैज ग्रेटर इनर्शिया। ओके, वेरी इजी। वट काइंड ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए हम किस तरह की फोर्स चाहिए, ये भी हमने अभी पीछे बात की है कि कोई भी बॉडी कम मूव करेगी जब उसके ऊपर कैसी फोर्स लगेगी, अनबैलेंस फोर्स। ओके, ठीक। जब हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कौन सी फोर्स थी उसके ऊपर, बैलेंस फोर्स। ठीक, तो अब क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए कौन सी फोर्स लगेगी, अनबैलेंस फोर्स। ए बॉल इज मूविंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन देम। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे किए, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रही है, क्या आएगा आंसर, बैलेंस्ड फोर्स। ओके, नेम द फोर्सेस व्हेन देयर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। स्टूडेंट देखो, एक ही क्वेश्चन को कितनी तरह से घुमा के एग्जाम में पूछा हुआ है ना, इसमें भी क्या क्या कह रहा है वो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, नेम द फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस व्हेन देयर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। ठीक है, कि जो रिजल्टेंट होगा फोर्सेस का वो जीरो नहीं होना चाहिए, और ऐसा किस किस में होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, जब फोर्सेस क्या होगा, फोर्सेस इक्वल ना हो, अनइक्वल फोर्सेस लगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो, तब क्या होगा, रिजल्ट नॉट जीरो। ओके, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखो, मेंशन एनी टू इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, मेंशन एनी टू इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस बताना है, आप क्या लिख सकते हो इसमें, आप कुछ भी लिख सकते हो। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है आपको आंसर, इट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी की अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ सकती है, बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हैं हम फोर्स अप्लाई करने से। क्लियर, इट चेंजेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इससे हम फोर्स अप्लाई करने से हम ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं, साइज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज। अब कोई भी दो इफेक्ट बताने, आप कोई भी बता सकते हो। क्लियर, इज फोर्स इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। यस स्टूडेंट्स, फोर्स इज अ वेक्टर और स्केलर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्यों, अगर हम किसी डायरेक्शन में किसी भी बॉडी के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, दैट्स वाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट स्केलर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, देयर आर 3 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 2010, 12, 13 में आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, सीबीएसई में। तो क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था स्टूडेंट, एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट।
क्या कह रहा है वो कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक हम बॉडी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है, अनटिल और अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। ओके, विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस द फोर्स? कौन सा लॉ है मोशन का? मोशन मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। डिफाइन द फोर्स, जो फोर्स को डिफाइन करता है। तो क्या है स्टूडेंट्स? अभी हमने ऊपर बात की है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, देखो ये क्वेश्चन 3 तरीके से, वो किस किस तरीके से पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है एग्जाम में और फिर आंसर देने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? डिफाइन मोमेंटम एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? पी। मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं। ठीक, सॉरी यहाँ मैं लिख देती हूँ, पी इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, दिस इज मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मोशन। सिंपली अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो बॉडी के पास मास तो कुछ ना कुछ होगा ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो, और वेलोसिटी अगर बॉडी मोशन में है तो वेलोसिटी भी होगी। तो उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? देखो स्टूडेंट्स, मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? केजी। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई मोमेंटम की? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, इस तरह से आप इसकी यूनिट बता सकते हो। नेम द फैक्टर ऑन विच मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड। स्टूडेंट्स अब वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर बॉडी का मोमेंटम डिपेंड करता है। तो देखो स्टूडेंट्स, मोमेंटम किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो मोमेंटम है वो किस पर डिपेंड करता है? नंबर 1 मास ऑफ द बॉडी एंड सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। फर्स्ट मास पे और सेकेंड वेलोसिटी। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है। अगर मास और वेलोसिटी आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो मोमेंटम भी क्या होगा? बॉडी का इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट डिफाइन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। स्टूडेंट्स अब ये मोमेंटम की डेफिनेशन पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हमने ऊपर बात की है मोमेंटम क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अभी मैंने आपको बताया था ना, वही आंसर आ गया। देखो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर? ठीक, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखा है इसने? m इंटू वी। ठीक, इस मोमेंटम इज अ स्केलर और वेक्टर। स्टूडेंट्स अब ये पूछ रहे हैं कि मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर? तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मोमेंटम क्या है? वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। यही नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही रिपीट हो रहा है। इट इज अ मोमेंटम और स्केलर, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखो स्टूडेंट्स, ये भी क्या है? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? अभी तो हमने किया, क्या बोलते हैं? मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। लीनियर मीन्स अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं? पी से। क्लियर? एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी? m इंटू वी। वही बात कर रहे हैं कि m इंटू वी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम? लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे स्टूडेंट्स हमने अभी बात की कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तीनों ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब ये सेकंड लॉ पूछ रहे हैं कि व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन? गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, फर्स्ट लॉ क्या था? जब तक हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ना अप्लाई करें, बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। अब सेकंड लॉ क्या कहते हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहते हैं? The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the unbalanced force acting on it, and the change in momentum take place in the direction of the unbalanced force. Okay, students, Newton's second law of motion क्या कहते हैं कि the rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force. Rate of change of linear momentum को हम कैसे लिखेंगे? dp by dt. Okay, d by dt ये क्या शो करता है? रेट ऑफ चेंज किसका? मोमेंटम का। ठीक है, डी बाई डी टी हम उसकी आगे लगाते हैं अगर कोई हमारी फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो वो यही कह रहे हैं सेकंड लॉ में कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके, यहाँ पे अगर हम मोमेंटम की वैल्यू पुट करें तो हम इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन होती है, उससे हम एफ इज इक्वल टू एम ए डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर? नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से? फोर्स को। ओके, इट मीन्स आप जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम उतना क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा है अभी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के,
क्लियर। तो अगर मोमेंटम फोर्स इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होगा। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे आप, फोर्स। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन 1 यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, 1 यूनिट फोर्स को डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट्स 1 यूनिट फोर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, देखो आप यहाँ से कर सकते हो, ऊपर ये फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू ma, F फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो यहाँ से आप 1 यूनिट फोर्स को डिफाइन कर सकते हो। क्या है देखो, अ फोर्स इज सेड टू बी 1 यूनिट फोर्स इफ इट प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। अगर बॉडी क्या करती है, यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है और बॉडी का मास भी कितना होना चाहिए, यूनिट। मतलब अब यहाँ पे फोर्स को लिख दोगे 1 न्यूटन, क्लियर, 1 न्यूटन फोर्स, मास इसमें बॉडी का कितना हो जाएगा 1 kg, और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप यूनिट फोर्स को डिफाइन कर सकते हो कि फोर्स के फॉर्मूले में हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को यूनिट के साथ 1 पुट कर दो। फोर्स की यूनिट 1 न्यूटन, मास की 1 kg, एक्सेलरेशन की 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे डिफाइन किया हमने, देखो फोर्स को, 1 यूनिट फोर्स को, अ फोर्स इज सेड टू बी यूनिट फोर्स इफ इट प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी। बॉडी का मास कितना होना चाहिए, ऑफ यूनिट मास मतलब 1 kg। ठीक है, जब 1 kg की बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी तो फोर्स कितना होगा 1 न्यूटन, और 1 को यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, यूनिट। ओके, 1 यूनिट। नेम द यूनिट ऑफ द फोर्स इन SI। फोर्स के ऐसे यूनिट पूछ रहा है स्टूडेंट यहाँ पर, ये कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, इट्स वेरी फेमस यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट न्यूटन, और सिंबल क्या है न्यूटन का, N। ठीक है, कैपिटल N से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स के SI यूनिट को अब हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। डिफाइन SI यूनिट ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट सेम आप यहाँ पर कैसे, जैसे हमने ऊपर आंसर दिए, आप सेम वही आंसर दे सकते हो कि फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन इट प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्टूडेंट्स, व्हेन इट प्रोड्यूस, एक मिनट स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफाइन SI यूनिट ऑफ फोर्स। डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट जो इसमें पूछा था यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन 1 यूनिट ऑफ फोर्स, सेम वही आंसर आप यहाँ पर भी दे सकते हो। ओके, सेम आंसर आप यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, स्टूडेंट दिस इज द फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। वही जो स्टूडेंट्स अभी हमने किया सेम क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को क्या नाम देते हैं, देखो फोर्स, अभी हमने किया ना कि फॉर्मूला क्या है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर, हाउ मच फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी whose momentum is constant. How much force act on a body whose momentum is constant. क्लियर, तो क्या है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, dp/dt। अगर यहाँ पे हम p को कांस्टेंट कर दें, p क्या है मोमेंटम, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये स्टूडेंट आप +1 में पढ़ोगे। इट मीन्स कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। जो d/dt हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम चेंज करते हैं, वो वेरिएबल टर्म का होता है, जो चीज़ चेंज हो। अब यहाँ पर वो मोमेंटम को कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो कांस्टेंट d/dt कांस्टेंट टर्म को हम नहीं कर सकते, उसको टाइम के साथ हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्लियर, उसका आंसर आता है 0। तो अगर हम कांस्टेंट टर्म को d/dt करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो फोर्स किसकी इक्वल हो जाएगी 0 की। ओके, देन नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। क्लियर, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 4 kg। क्या कह रहे स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, एक्सेलरेशन दे रखा है आपको कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास दे रखा है बॉडी का 4 kg, फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट फोर्स। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट फोर्स। तो हमें पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ मास की वैल्यू पुट कर दो 4 और एक्सेलरेशन को पुट कर दो 2.5, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया हमारे पास 10 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट देखो, ये भी एक न्यूमेरिकल है। ए बॉडी ऑफ मास 30 kg हैज अ मोमेंटम ऑफ 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी। क्लियर, गिवन क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है सबसे पहले आप गिवन टर्म देखो कि आपको गिवन क्या क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। मास गिवन है आपको, ठीक है, मास गिवन है,
और ये क्या है, मोमेंटम गिवन है, ठीक है। साफ साफ वो कह रहा है मोमेंटम की वैल्यू है 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अदरवाइज आप यूनिट से भी पहचान सकते हो कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ओके। अब देखो हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड इट्स वेलोसिटी। इजी है बहुत न्यूमेरिकल। वेलोसिटी निकालनी है तो मास को हम इधर ले जाएंगे, तो इधर जाके मास का क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, P/m। अब P की वैल्यू पुट कर दो, मोमेंटम 150, मास कितना है 30, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 5। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ओके। तो आपके पास आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, एन एथलीट ऑलवेज रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ जंप, वाई। स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि कोई भी एथलीट, कोई भी प्लेयर जंप करने से पहले, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है। हमने देखा ना कि जब भी वो जंपिंग करते हैं थोड़ा पीछे से भागते हुए आते हैं, वैसे क्यों करते हैं, टू गेन द मोमेंटम सो डेट ही मे जंप हाइयर, क्लियर। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो आउट किया है, वट इज इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, क्लियर। तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, 0, ठीक है। देखो व्हाट इज द फॉर्मूला मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सिंस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट इज 0, क्लियर, दैट्स वाई अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0। तो मोमेंटम क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट पे 0, क्योंकि बॉडी जो है ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्लियर। जब हम किसी बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो आउट करते हैं तो क्या होता है, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, क्यों, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, क्लियर। अगर आपको ग्रेविटी का टॉपिक पढ़ना हो तो स्टूडेंट्स आप दूसरी वीडियो में जाके पढ़ सकते हो, वहाँ मैंने ग्रेविटी के बारे में बताया है बच्चों को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन टू द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी हुज वेलोसिटी इज डबल। व्हाट विल हैपन टू द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी हुज वेलोसिटी इज डबल। अगर मोमेंटम पर क्या इफेक्ट होगा अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें, ओके। तो स्टूडेंट हमें पता है मोमेंटम किस किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। देयरफॉर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल इफ द वेलोसिटी इज डबल, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू।